मेरे को भी गोली लगी, उसको भी गोली लगी, वो भी गिरा, मैं भी गिरा। मेरे को शरीर के अंदर 9 गोलियां लगी थी। और जैसा बताते हैं, मैंने तो बुलेट प्रूफ को नहीं देखा, लेकिन लोग बोलते हैं कि सर आपके बुलेट प्रूफ में भी 15 गोली थी। एंड डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी द आर्टिकल 370 हैज़ बीन रिमूव्ड एंड नाउ इंडिया जो कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, इट हैज़ नो स्पेशल स्टेटस। सर मैंने वो वीडियो देखा जब आप प्रेसिडेंट से मेडल ले रहे थे, और आई होप कि बहुत लोगों ने भी देखा होगा वो। सर लेट्स से कि आपकी लाइफ के ऊपर मूवी बने, तो आप बन किस। रही है, बन रही है। अच्छा। झूठ नहीं बोलना है, मेरे को सच सच बोलना है। मैंने मालूम पड़ गया है मेरे आंख के साथ क्या हुआ है। मैं तुमसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी थे, कोविंद साहब भी थे, मोदी साहब ने मेरे से बातचीत भी करी, मेरी रिकवरी बारे में मेरे से पूछा। वहाँ जो आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हो वो एक्चुअली मेरा वहाँ पे लश्कर ए तौबा के अगेंस्ट में हुआ था। स्टोरीज तो मेरी बहुत सारी हैं, उनमें से एक वो भी। यस। मैं इसमें वही पूछता हूँ कि लेट्स से कि अगर आप सीआरपीएफ ऑफिसर फौजी नहीं बनते तो फिर क्या होते सर। और कर्फ्यू लगा था सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक। हमें नहीं मालूम था आतंकवादियों की शक्ल कैसी होती है, उग्रवाद कैसा होता है। जय हिंद एवरीवन। आज जो पॉडकास्ट आप देखने वाले हैं, ये पॉडकास्ट श्री चेतन चीता सर के साथ है, जो कीर्ति चक्रवाड़ी हैं और साथ साथ एक सर्विंग कमांडेंट है सीआरपीएफ में। ये पॉडकास्ट काफ़ी मज़ेदार और आई कैन से कि पावरफुल रहने वाला है। एक इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल के जो व्यूवर्स हैं उसमें 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने। तो आई रिक्वेस्ट देम कि आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग जब हमें सपोर्ट करेंगे तो ही हम और ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटीज़ और ऐसी दमदार कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट देम कि आप सब्सक्राइब करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी डिफेंस एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो आप वत्सल एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो वी आर रेडी टू हेल्प यू। सो जय हिंद, आप इंजॉय करिए पॉडकास्ट। जय हिंद एवरीवन, मैं राज शरण। मैं आज जो एक शख्सियत जो मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ, हो सकता है शायद, हो सकता नहीं बल्कि है, आपने उसको, उस ऐसी शख्सियत को बहुत बार देखा है आपने, बहुत बार सुना भी होगा, टीवी पर भी देखा है, सोशल मीडिया पर भी बहुत देखा है। तो वो शख्सियत है मेरे साथ श्री चेतन चीता, कमांडेंट कीर्ति चक्र। ये मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, सीआरपीएफ से हैं, और इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज कि आज मैं इनसे, एक कहते हैं ना कि एक फेस टू फेस मेरी मुलाकात हो रही है। मैं सर से वैसे अकेडमी, जब मेरी बेसिक ट्रेनिंग चल रही थी तो सर से मैं अकेडमी में मिल चुका हूँ, और ये मेरी दूसरी मीटिंग है सर से। तो सर आई एम रियली प्रिविलेज्ड एंड ऑनर सर। थैंक यू सर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके। तो सर टू बिगिन विद सर, तो मेरा जो एक क्वेश्चन है कि व्हाट मेड यू टू जॉइन द फोर्सेस सर। राज, मैं राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और हमारी सोसाइटी के अंदर वहाँ पे भी और जिस प्रकार का माहौल है, तो फोर्सेस के अंदर जाने को एक प्राइड समझा जाता है। सर। और ये मेरे अंदर शुरू से था मैं आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया को ज्वाइन करूँ और यूनिफॉर्म सर्विसेज के अंदर जाऊँ। मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। सर। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरा जो फर्स्ट पैशन था वो मेरा यूनिफॉर्म सर्विसेज ही था, और उसके चलते मैंने सीआरपीएफ को ज्वाइन किया। और अकॉर्डिंगली आई वेंट थ्रू एंड आई थिंक मैंने उस चीज़ को, जब जब आपका पैशन आपका जॉब बन जाता है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल सर, लवली सर। सर मैं इसमें वही पूछता हूँ कि लेट्स से कि अगर आप सीआरपीएफ ऑफिसर फौजी नहीं बनते तो फिर क्या होते सर। फौजी नहीं बनता तो शायद मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर होता, मेरे फादर की तरह, ओके। जिसके लिए मैं ट्राई, वो मेरा एक सेकंड ऑप्शन था मेरी लाइफ के अंदर। ओके ओके सर। ग्रेट सर। तो सर वैसे तो मुझे पता है सर, आई जस्ट वांट टू नो कि बिकॉज लोग काफ़ी क्यूरियस हैं कि ये चीता क्या है। चीता, यस। लोगों को लगता है कई बार कि ये मैंने शो के तौर पे अपने नाम के पीछे लगाया। सर। ऐसा नहीं है, ये मेरा गोत्र है। और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, ये मेरा गोत्र है चीता। मेरे फादर भी चीता है, मैं भी चीता लवली सर। पर टू बी फ्रैंक सर, जब मैं पहली बार आपसे अकेडमी में मिला था तो हूँ। मुझे भी लगा ये चीता क्यों रख रखा है इन्होंने अपना। हम्म। हम्म। बट सर उस टाइम आपने क्लियर कर दिया था कि ये आपका गोत्र है सर। नहीं हम्म। सर। तो सर मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूँगा सर, कि थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, मैं बच्चों के बारे में सर। मेरी फैमिली के अंदर मेरे फादर कोटा के ही रहने वाले थे। मेरे फादर मदर, मेरे एक, मैं घर में सब बच्चों में, अपने 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे से छोटी सिस्टर है और सबसे छोटा मेरा ब्रदर है। तो वी आर 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। और आई एम मैरिड
my wife Uma, and I have two kids. Dushyant is my elder son, and younger one is my daughter. She is studying in class 9. My son is doing the engineering. सर ओके सर आपकी शायद कुछ स्टोरी भी है मैम के साथ स्टोरीज तो मेरी बहुत सारी है, उनमें से एक वो भी है। यस, हम अपने स्कूल टाइम फ्रेंड्स थे। ओके स्कूल टाइम स्कूल टाइम फ्रेंड्स हैं वी। हम एक दूसरे को 10th क्लास से जानते हैं, अरे सर और दोस्ती थी जो प्यार में तब्दील हो गई बाद में। और उस जब ये माहौल था, जब हम चाहते थे कि हम अपनी ज़िंदगी साथ गुजारें, तो उस टाइम पे लव मैरिजेस इतनी कॉमन नहीं थी, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई उस चीज़ के अंदर। लेकिन मेरी वाइफ के फादर भी आर्मी बैकग्राउंड से थे, ये वाज अ रिटायर्ड कर्नल। और शुरू की थोड़ी अडल्ट थी, उसके बाद में एवरीथिंग वेंट स्मूथ, और वी गॉट मैरिड इन 2002। ओके सर आफ्टर ज्वाइनिंग फोर्सेज एंड After joining, I joined army. I joined CRPF in 1998. एट सर तो सर 1988 में आपने शायद बेसिक ट्रेनिंग में आए थे सर Yes. तो सर आई वांट टू नो कि सर जो आपको पहला एक्सपीरियंस था जब आप अकेडमी से पास आउट होने के बाद जाते हैं सर Yes. क्योंकि मेरा तो अलग ही रहा था सर मैं कोबरा में गया था तो हमें दबा के बजाया गया था तो आपका कैसा एक्सपोजर रहा था सर कि या जब पहली बार आपने यूनिट रिपोर्ट किया था सर देखो भाई, देखो राज, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, सर और राजस्थान एक पीसफुल स्टेट है। टेररिज्म, यदि आप आतंकवाद की बात करो, उग्रवाद की बात करो, नक्सलिज्म की बात करो, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर तो जब मेरी पासिंग आउट होने के बाद में मेरी पहली पोस्टिंग थी, मेरी को पहली बटालियन मिली गई थी, वो 131 बटालियन थी, और वो आसाम के अंदर डिप्लॉयड थी, दरंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मुझे वो दिन आज तक, क्योंकि हर चीज़ ज़िंदगी में पहली बार होती है, वो चीज़ मुझे आज तक याद है कि मैं गुवाहाटी उतरा था, और गुवाहाटी से करीब 60-65 किलोमीटर दूर मंगलदेई हेडक्वार्टर है दरंग डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ मेरा बटालियन हेडक्वार्टर था, मैं वहाँ गया था। और मेरे दिमाग में, हमें नहीं मालूम था आतंकवादियों की शक्ल कैसी होती है, उग्रवाद कैसा होता है। उस टाइम तो मतलब एक फियर साइकोसिस था। अरे ये आदमी थोड़ा ऐसा लग रहा है, शायद ये आतंकवादी होगा, ये उग्रवाद होगा, वो चीज़ थी उस टाइम पे। हमें फील्ड का ज़ीरो एक्सपीरियंस था। हम गए वहाँ पे, रास्ते के अंदर बहुत सारी सवाल थे दिमाग के अंदर। हम गए, जब हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी हेडक्वार्टर के अंदर फॉर्मुलेशन ट्रेनिंग हुई, फिर हमारे को कंपनी कमांड दी गई, कंपनी कमांड करने को दी गई। मैं इसके अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट आपको मैं बताना सर चाहूँगा। बिल्कुल माय फर्स्ट एक्शन इन असम इन आसाम, ओके सर क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में था, जब मैं रोड पे कभी किसी पुलिस वाले का और किसी कोई गुनाहगार है उसके बीच में कहीं हम देखते थे कि कहीं पे पिटाई हो रही है उसकी, तो हमें बहुत बुरा लगता था कि सीपीए पुलिस वाले कितना बुरी तरह उनको पीट रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो वो दिल हमारा उस टाइप का था, सेंसिटिव था। नाउ जब मैं वहाँ पे गया, 1 महीना मेरा फैमिलाइजेशन ट्रेनिंग हुआ। उस फैमिलाइजेशन ट्रेनिंग के अंदर 15-20 दिन के बाद में मेरे एक अफसर थे, मेरे सीनियर डीसी ऑप्स थे, उन्होंने बोला कि चेतन, आज एक ऑपरेशन है शाम को, खबर मिली है, चलेगा? तो मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं तो इसी के लिए, यही तो मेरा जॉब है, तो कि शाम को करीब हम यहाँ से निकलेंगे 6 बजे के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं है, जाएंगे और बंदे की खबर है और वहाँ मिलेगा तो उसको उठा के लेके आएंगे। और वैसे हम चले गए, सुबह शाम को हम तैयार थे, हम गए 6 बजे, ज़्यादा दूर नहीं था। गए, जिस जगह हमने रेड मारी, इंडिविजुअल हमारे को विदाउट एनी एक्शन, वो बंदा हमारे को उस घर में मिल गया, हम उसको उठा के लेके आ गए। नाउ यहाँ से कॉमिक सीन चालू होता है क्योंकि वो जिस उग्रवाद ग्रुप का सदस्य था, उसके बारे में मेरे को ज़ीरो इन्फॉर्मेशन थी। अब 7 बजे हम उसको वापस कैंप के अंदर लेके आए, और 8 बजे के आसपास उन्होंने अपने ऑफिस में ही उसका इंटेरोगेशन करना चालू कर दिया। अब मेरे को बोला, मेरे को बिकॉज सिखलाई के हिसाब से मेरे को वहाँ बिठा के रखा कि चेतन, इंटेरोगेशन कैसे होता है ये तुम सीखो, और तुम बैठो वहाँ पे, देखो। वो प्रश्न पूछते रहे उनसे, और थोड़ा थोड़ा बीच में गर्म भी करते रहे उसको। गरम हाँ हम टर्मिनोलॉजी है हमारी, इस तरीके से बोलते हैं। अब वो ना जानू, कुछ भी नहीं जानू, कुछ भी नहीं है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में जो भी बोल रहा था। रात को उन्होंने करीब 9 बजे के आसपास मेरे को बोला, चेतन अब तुम इंटेरोगेशन करो उसको। और मेरे को क्या नॉलेज थी उस ग्रुप के बारे में, मैं क्या इंटेरोगेटर, उस बंदे को, मेरे उसका बंदे का नाम था वही मालूम था, उसके उग्रवाद, उसको जिस ग्रुप का, वो आदिवासी ग्रुप का मेंबर था, उसको मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। अब वो उठ के चले गए, और मैं उसकी तरह बैठ के उससे मैं
जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे वही क्वेश्चन मैं रिपीट करने लगा उसको। अब वो भी जानता था कि ये एक नौसिखिया है लड़का, ये ऑफिसर है, ये इसको ज़्यादा नहीं मालूम। एनीवे वो आए वापस, चेतन कुछ बताया? मैंने कहा सर मेरे को कुछ नहीं बताया उसने। एंड दैट वाज माय फर्स्ट डे। एंड उस टाइम पे भी यदि उसको थोड़ा बहुत उसके साथ में वो टॉर्चर वगैरह कर रहे थे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। सो वो दिन था। और उसके बाद में, उसके 3 महीने के बाद में जब मैंने एक्चुअल में एक्शन लेना चालू किया, मैंने उग्रवादियों को पकड़ा। जब मैं कई बार उनके साथ इंटरोगेशन करता था तो मेरे जवान बोलते थे कि साहब संभल के, मर नहीं जाए, आप ऐसा मत मारो कि मर जाए वो। सो दैट वाज अ चाइल्ड ट्रांजिशन फ्रॉम द बॉय टू द मैन, मैन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वो मैंने फील्ड में रह के सीखा, और दूसरों को भी देख देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। यस, दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज वेरी पॉजिटिव। तो सर मैं ये पूछूं कि फ्रॉम 98 टू 2004 आपका करियर कैसा रहा? मतलब 2-3 लाइनों में अगर बताना चाहें तो। 2-3 लाइन में तो मेरा 26 साल का करियर नहीं समेट समेट पाएगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग, मैं फील्ड जीडी ऑफिसर बोलते हैं सीआरपीएफ के अच्छा। अंदर, कि मैं एक फील्ड ऑफिसर भी हूँ, साथ ही साथ में सीआरपीएफ के अंदर मैं कम्युनिकेशन ऑफिसर भी हूँ। मैंने उसका भी कोर्स वगैरह किया हुआ है। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी असम में, वहाँ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर मैं था। उसके बाद में ब्रीफ पीरियड के लिए मैं नागालैंड में भी गया। नागालैंड में मैंने और असम में सर्व करने के बाद में मेरा कम्युनिकेशन ब्रांच के अंदर सिलेक्शन हो गया था। कोर्स करके फिर मैं कम्युनिकेशन में आ गया। आई वॉज पोस्टेड इन कैलकाटा। आई वॉज लुकिंग आफ्टर द नॉर्थ ईस्ट। फिर मैं ट्रेनिंग में भी गया CTCT NIT के अंदर एज अ ट्रेनर। और ट्रेनर जाने के बाद फिर मैं एक सिग्नल बटालियन के अंदर हैदराबाद में गया। और हैदराबाद से फिर वापस मैं आया जम्मू कश्मीर के अंदर। पहली बार जम्मू कश्मीर में पहली बार आया तो मेरी पोस्टिंग थी श्रीनगर के अंदर 49 बटालियन है। उस टाइम पे 2010 का जो एजिटेशन था, जो वोलेटाइल पीरियड था, पीक में मैं डाउनटाउन एरिया के अंदर पोस्ट लगता है वो मैंने देखा। और वहाँ से फिर मेरा फर्दर ट्रांसफ़र हुआ कोबरा के अंदर। दैट इज़ दी, वो एक कमांडो यूनिट है सीआरपीएफ की जो सर। स्पेशलाइज है नक्सल और जंगल वॉरफेयर के अंदर। सर। तो उसके अंदर मैंने सर्व किया। ब्रीफ पीरियड के लिए मैं CIT एक शिवपुरी है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी रहा। एंड फिर दोबारा एज अ सेकेंड हैंड कमांड मैं सिग्नल्स के अंदर आया। सर। सिग्नल में मैं दिल्ली में था। मैं उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश का कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, वो देखता था। देन फर्दर फ्रॉम वन सिग्नल बटालियन से मैं ऑन प्रमोशन कमांडेंट 45 बटालियन बांदीपुरा के अंदर गया। और वहाँ मैंने कमान संभाली। सर। और मेरा हेडक्वार्टर संभल में था। और वहाँ जो आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हो वो एक्चुअली में मेरा वहाँ पे ओ, लश्कर ए तौबा के अगेंस्ट में हुआ था। सर उस पर इंसिडेंट में बाद में आएंगे सर। नहीं नहीं बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपकी 26 साल की सर्विस होगी सर, हाँ हाँ, तो यू हैव सीन सीआरपीएफ इवॉल्विंग सर। यस। तो कुछ आप पहलू बता सकते हैं कि उस टाइम में ये सब चीज़ें कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं, तो उस तरह की कुछ लाइट डाल सकते हैं? सीआरपीएफ के अंदर ये मैं कह सकता हूँ, यस, आपने जो बदलाव की बात करी, यस, सीआरपीएफ ने अपने आप को हालातों के हिसाब से बहुत बदला है। जो सीआरपीएफ मैंने 1998 के अंदर मैंने ज्वाइन करी थी और आज की जो सीआरपीएफ, उसमें रात दिन का अंतर है। ओके। अफसरों की अप्रोच के अंदर बदलाव है, हमारे इक्विपमेंट्स के अंदर बदलाव है, हमारी सोच के अंदर बदलाव है। पहले हम जब आए थे उस टाइम पे SLR हुआ करती थी, फिर अभी हमारे पास इंसास आ गई है, हमारे पास और एडवांस इक्विपमेंट्स वगैरह भी आ गए हैं कोबरा AK के अंदर। वगैरह। AK-47 तो पहले भी थी लेकिन कम होती थी, आजकल ज़्यादा हो गई है। अभी हमारे पास कोबरा के अंदर X-95 भी दे दी है और दूसरी बटालियंस के अंदर भी आ रही है वीआईपी सिक्योरिटी को X95। VIP। और हमारे पास में सीआरपीएफ के अंदर पहले एक सीआरपीएफ होती थी और एक दो महिला बटालियन होती थी, 88 और 135। अब इस सीआरपीएफ के एक इंटरनल सिक्योरिटी को डील कर रही है। तो सीआरपीएफ के अंदर स्पेशलाइज्ड एक तो रेगुलर बटालियंस है, एक महिला बटालियंस हैं, प्लस हमारे पास में लॉ एंड ऑर्डर को डील करने के लिए हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स है RAF, प्लस हमारे पास कोबरा जंगल वॉरफेयर के लिए स्पेशलाइज कोबरा है। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है VIP सिक्योरिटी का, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द CRPF। सर। तो ये सब हमारा बोलते हैं कि ये मल्टी डायरेक्शनल जो हमारा जो रोल है इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को और कुछ टेररिस्ट एंड इंसर्जेंसी थ्रेट को डील करने के लिए, उसके लिए आज की डेट में CRPF फुली इक्विप्ड है। एंड मैं प्राउडली कहता हूँ नक्सल को ऑलमोस्ट हमने इरेडिकेट कर दिया है और नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स के अंदर इंसर्जेंसी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है। पंजाब का टेररिज्म ख़त्म करने में CRPF की बहुत बड़ी बिल्कुल भूमिका सर, थी। आई टोटली एग्री विद और आज जम्मू कश्मीर के अंदर यदि
कह सकते हैं पीस है, तो उसमें एक सीआरपीएफ का बहुत वाइटल रोल है। बिल्कुल, तो मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो सीआरपीएफ का जो फ्यूचर है, इट्स क्वाइट इट्स मल्टी वेरी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको इक्विप किया जा रहा है। तो सर जैसे कि आपने ऑलमोस्ट हर एक थिएटर में ऑपरेट किया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, एलडब्ल्यूई और जेएनके। तो सर एक क्वेश्चन है कि हाउ इज जेएनके टेररिज्म और टेररिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम नक्सलाइट और नक्सलिज्म सर? आपने ये टर्म तो देखी सुनी होगी। एक तो सबसे बड़ी पहली बात है, टर्म है टेररिज्म। टेररिज्म सर। टेररिज्म मीन्स जो संगठन है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेरर के माध्यम से यदि अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहता है, उसको टेररिज्म बोलते हैं। फिर दूसरी टर्म है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी के अंदर टेरर नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर वही वॉलेटाइल रोड होता है, और वो आपके मोर और लेस आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी इंसर्जेंसी है। नाउ थर्ड टर्मिनोलॉजी है हमारी नक्सलिज्म। नक्सलिज्म बेसिकली टर्मिनोलॉजी इसलिए है, कोई इस वर्ड का मतलब नहीं है। ये नक्सल एक विलेज हुआ करता था वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे एक नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी करके, तो वहाँ पे ये एक प्रकार का एक रिवोल्यूशन हुआ था, कि उनको लगा था कि उनको अप्रेस किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने रेवोल्यूशन चालू किया था, वो ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में वो आंध्र प्रदेश में चालू हुआ, फिर वो छत्तीसगढ़, आपके बिहार। झारखंड, ये बिहार, उड़ीसा वगैरह में के अंदर फैल गया। दैट इज़ नोन एज द रेड कॉरिडोर। यदि हम तीनों की बात करते हैं, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म में, जो रेवोल्यूशन, जो नक्सलिज्म है, is far far more dangerous than the terrorism and the terrorism than the insurgency, because जो इनका मल्टी टायर सिस्टम है नक्सलिज्म में, कि इनका थिंकिंग ग्रुप है टॉप मोस्ट, फिर उसके बाद में इनके नीचे मिलिट्री विंग होती है, फिर इनकी पॉलिटिकल विंग होती है, स्टूडेंट विंग होती है, लेडीज़ विंग होती है, महिला विंग होती है, ये सारी की सारी इसके अंदर होती हैं। मतलब दे आर हाईली दे ऑर्गेनाइज्ड। आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड वेन एवर, इवन दे आर, जब इवन वो जब भी कोई ऑपरेशन भी कंडक्ट करते हैं, तो वो उनकी उनकी कार्यशैली के अंदर वो दिखता है। और उसी कारण से ये ऑर्गेनाइजेशन अभी तक काफ़ी कुछ हद तक हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इसको कंट्रोल करना टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे यदि एक्शन करते हैं ये, कि देखो ये तो चूहे बिल्ली की लड़ाई है। जिसने पहले घात लगा ली, किसने फील्डिंग सेट कर ली पहले, और कोई दूसरा ट्रैप में आ गया, तो वो ख़त्म राइट है। राइट राइट। हमारी कैजुअलिटीज़ बहुत हुई थी इसके अंदर। लेकिन अब सीआरपीएफ ने अपनी मॉडल्स ऑपरेटिव चेंज कर दी है, उसके चलते हमारी कैजुअलिटीज़ कम हो गई है, और हमारी सक्सेस रेट बढ़ गई है इस एरिया में। तो सर आपका जैसे जब आप 49 बटालियन में पोस्टेड थे डाउनटाउन में, तो वहाँ का कोई किस्सा आप सुनाना चाहेंगे कुछ? वहाँ कितने सारे किस्से हैं। क्योंकि वो तो सर एकदम हॉटबेड हुआ। अरे वो चीज़ ही अलग थी। वो एक्चुअली क्या था कि ये जो इजिप्ट के अंदर वो जो रिवॉल्यूशन हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हुए थे, अरब स्प्रिंग। वहाँ पे एकदम से सत्ता पलटी थी। वहाँ पे जो तानाशाह था वहाँ का, उसको हटा के और उन्होंने वहाँ पे अपने पावर कंट्रोल में ले ली थी। उससे इंस्पायर होके ये उन्होंने यहाँ पे भी चालू किया था ये सब कुछ, कि हम इस तरह के एजिटेशन, पब्लिक का मूवमेंट लाके हम इसके अंदर यहाँ पे अपना आज़ादी की डिमांड करेंगे। और उसके अंदर मोर देन 100 पीपल वर किल्ड इन द एक्शन। मतलब मारना नहीं चाहते थे, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब क्लैशेस होते थे तो कई बार क्या अनोइंगली भी ऐसा हो जाता है कि इवन आपने आंसू गैस का गोला छोड़ा, वो डायरेक्ट हिट। वो एक फैटल इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन वो आंसू गैस का गोला गया, वो केवल धुआं छोड़ता है, लेकिन वो फायर हुआ, फायर होके पैराबोलिकली किसी को सर में हिट कर गया। तो आज में की कई बार वैसे डेथ हो गई है। राइट। सो दैट वाज अ वेरी वॉलेटाइल, और काफ़ी लंबा चला था। उसमें सबसे सैड बात ये था कि उसमें ऑलमोस्ट 160 और 125 पीपल वर डाइड इन दैट एक्शन। पर सब्सिक्वेंटली इट वाज, उसको कंट्रोल में ला दिया गया। डाउनटाउन एरिया में तो हमारा निकलना मतलब एक तरह से वो था कि हम वहाँ जाते थे, सिचुएशन कुछ किस तरह से, रोज का रोज काम था वो। ऐसा नहीं था कि ये कभी एकदम से हो जाए, ये रोज का रोज काम था। और फ्राइडे तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता था। प्रेयर्स के बाद में वहाँ के लोग मस्जिद से जब निकलते थे, उसके बाद तो बहुत बुरी तरह पथराव होता था। एक बार
मैं एक छोटा सा इंसिडेंट है मैं बता देता हूँ इसके अंदर। वहाँ पे कर्फ्यू लगा था। एक बार सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। दोपहर पूरे दिन का कर्फ्यू लगा था, और कर्फ्यू लगा था सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक। और मैं डाउनटाउन में अपनी कंपनी विजिट करने गया था। मैं सेकंड इन कमांड था। तो 4:45 बजे के आसपास की बात है, मैं वापस जाना था मेरे को अपने हेडक्वार्टर। पता नहीं वो कंपनी कमांडर ने ऐसा बोला कि साहब चाय बन के तैयार है, बस आ ही रही है, आप चाय पी के जाना। ठीक है, जल्दी कर ले। एंड समहाउ दैट टी वाज डिलेड। अच्छा, टी वाज डिलेड और 5 बजे से लेट हो गई अच्छा। पीते मतलब पीते। निकल नहीं पाए आप? मैं 5 बजे कर्फ्यू विड्रॉ होना था। कर्फ्यू जो ट्रुप्स लगे थे मेरे नहीं लगे थे, मल्टीपल बटालियंस के लगे थे। अब मैं वहाँ 5:05 पे मैं वहाँ से निकला उस कंपनी से, जब कर्फ्यू विड्रॉ हो चुका था। और मेरे कंपनी से निकलने से 400 मीटर तक ही मैं गया था। मेरी पास जिप्सी थी, और वो बुलेट प्रूफ नहीं थी, नॉर्मल जिप्सी थी। वो इतने बड़े बड़े उसमें पत्थर फेंके गए थे, उसका शीशा टूट गया, उसका बोनट टूट गया बहुत बुरी तरह। और इवन मेरे को भी चोट लगी थी उसके अंदर। समाओ किस तरीके से हम फायर करते हुए, आंसू गैस के गोले फायर करते करते, रबर बुलेट्स फायर कर करके तो उसमें से निकले। दैट वाज द सिचुएशन इन द 2010। तो सर चलो अब तो काफ़ी बेटर है, इवन आर्टिकल 370 वगैरह भी हट गया है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि वैलिक्यूएटी क्या है सर, और क्या उसका रोल है, तो थोड़ा आप बता पाएंगे सर? बिकॉज आपने उस टाइम एज अ कमांडेंट भी काम किया है वहाँ। वेली क्वेटी, एक आपने जैसे क्यूएटी का फुल फॉर्म होता है क्विक एक्शन टीम। और क्विक एक्शन टीम हर बटालियन के अंदर बनाई जाती है। इवन सेक्टर लेवल पे भी बनती है, और आपके रेंज लेवल पे डीआईजी ऑफिस में भी बनती है। उसका पर्पस ये होता है कोई भी स्पेशल सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो, जिसमें स्पेशलाइज्ड पर्सन्स का इंटरवेंशन आपके लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए ये 15-16 लोगों की क्यूएटी होती है, जो फुली रिक्वायर्ड आर्म्स एंड एमुनेशंस के साथ में होती है। और वो वहाँ जाके एक्शन करती है और मैटर को रिजॉल्व करती है। और वैली क्वेटी की बात करें तो वैली क्वेटी जो होती है, तो वैली का वर्ड आया है, ये आपको कश्मीर वैली की बात है। और वहाँ पे जो आईजी ऑफिस के पास में जो अपनी पर्सनल उनकी क्वेटी होती है, उसको वैली क्वेटी का नाम दिया जाता है। दे आर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट वेपन्स, AK-47, आपके X-95, आपके उसके अंदर डेमोलिशन टीम होती है, उसके अंदर आपके आर रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, उसके अंदर आपके ग्रेड लॉन्चर्स होते हैं, उसके अंदर आपके डिफरेंट 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 इक्विपमेंट्स होते हैं। सिचुएशंस के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन करती है। और मैं आपको ये बता दूं कि वैली क्वेटी ने आज तक जितने भी ऑपरेशंस वहाँ किए हैं, उन्होंने उनका जो सक्सेस रेट है, दैट इज़ ट्रमेंडस, वेरी गुड, मतलब दे आर डूइंग देयर वर्क। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। इवन फिदायन के टाइम पे, फिदायन अटैक के टाइम पे भी जब चला था 2000 के आसपास, जो दिल्ली के अंदर फिदायन चला था, उस टाइम पे भी लिक्विडिटी का बहुत बड़ा रोल था। तो सर आप प्रमोट हुए थे 2017 में सर? 2016। 16 में, सॉरी। हाँ तो फिर आप 45 बटालियन आपको दी गई है फर्स्ट कमांड आपकी। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ, आप पार्ट थे उस एनकाउंटर के, हम्म। तो थोड़े से आप स्टोरी बताइए सर इसकी। मैं स्टोरी कई बार बता चुका हूँ। जस्ट थोड़ा यदि सा। आप बताना जानना चाहते हैं, एक्चुअली मैं अक्टूबर लास्ट वीक के अंदर 2016 में मेरे प्रमोशन ऑर्डर्स आ गए थे। आई टुक ओवर द कमांड। मैंने कमांड ले ली थी 45 बटालियन सुंबल में, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और ये बटालियन वहाँ स्पेशली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए थी डिप्लॉयड। और जब मैं वहाँ पे गया, सिचुएशंस का जायज़ा लिया मैंने, तो वो एरिया पूरा जो था, जहाँ मेरे बटालियन का एरिया था, वो पूरा लश्कर तोयबा के मिलिटेंट वहाँ पे काफ़ी एक्टिव थे। जो मेरी फितरत है कि मैं प्रोएक्टिव हूँ एक तरह से इन मामलों के अंदर, तो मैंने जाते ही अपने इस बटालियंस के अंदर जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन करने थे वो किए, अपने डिफेंसेस तैयार किए, और अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को मैंने एक्सपेंड किया वहाँ पे। और धीरे धीरे मुझे इंटेलिजेंस मिली भी लिया, हमने एक्शंस भी चालू किए। और फरवरी 2017 तक हमने 7 से 8 मिलिटेंट वहाँ न्यूट्रलाइज कर लिए थे। हम वहाँ पे क्लोजली आरआर के साथ काम कर रहे थे और सिविल पुलिस के साथ काम कर रहे थे। जब ये इंसिडेंट की बात करें, दैट वाज अ वैलेंटाइंस डे ऑफ द 2017। सो ये जो मिलिटेंट की इंफॉर्मेशन थी, ये आई थी सिविल पुलिस के पास में सर कि हाजिन कस्बा है वहाँ पे, उसके
पारे मोहल्ले के अंदर रात को मिलिटेंट आएंगे और रात को स्टे करेंगे, दैट वो और मल्टीपल मिलिटेंट्स हैं और वो वहाँ कंफर्म रुकेंगे। तो एसपी बांदीपुरा ने हमारे को इन्फॉर्मेशन थी और उन्होंने बोला कि आर्मी सीआरपीएफ वो एक्शन करें, ऑपरेशन करें और मिलिटेंट्स को पकड़ें। तो अकॉर्डिंगली हमने सुबह करीब 5 बजे के आसपास हमने कॉर्डन डालना चालू किया। हमारे को हमारा घर स्पेसिफिक हमें मालूम था जहाँ हमारे को डालना था, लेकिन बात ये हुई कि जो मिलिटेंट्स हैं वो भी अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, उनके भी अपने संतरी होते हैं और अपनी वो उनको मालूम पड़ गया कि फौज आ गई है और उन्होंने वहाँ पे फायर ओपन कर दिया। एक नॉर्मली टेंडेंसी होती है टेस्ट की, जैसे उनको मालूम पड़ता है फौज आ गई है तो उनका पहला एक वो होता है किसी भी तरह इसको यहाँ से भागो जान बचा के, जब क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती है, उनके पास इतना असला बारूद भी नहीं होता है जो हमारे से टक्कर ले सके। नहीं, तो पॉइंट ये नहीं सर कि जब उन्हें पता है कि फौज तो आएगी तो आते क्यों? उनके अपने एजेंडे होते हैं, उनके अपने राइट एजेंडे सर। होते हैं। तो एनीवे उनका कभी काम नहीं होता, उनका पहले तो यही होता है कि किसी भी तरह से फौज के साथ में 1-to-1 कन्फ्रंटेशन ना हो। हम्म, हमारा जो काम है हमारा पर्दे के पीछे रहता है, हम सारा काम करते रहें। वहाँ पे फायर चालू हो गया पूरी तरह, एक तरह से अच्छा खासा आतिशबाजी हो रही थी वहाँ पे। उसके अंदर आर्मी के कई ऑफिसर्स कई जवानों को गोली लगी और उनकी कैजुअल्टी हो गई। मेरे को 3 के आसपास उनकी कैजुअल्टी हो गई। उनके कई जवानों को गोली भी लगी, उनके इवन अफसर्स को पेट में भी गोली लगी। अब मैं वहाँ उसमें सिचुएशन में वहाँ मैं अवेलेबल था। वहाँ मेरे पास 2 चीज़ें थी, एक तो वहाँ पे जो इंजर्ड मिलिटेंट्स इंजर्ड जो हमारे ट्रुप्स हैं उनको उनको इवैक्यूएट करना, और दूसरा ये था कि जो हमारे कॉर्डन के अंदर जो पैच बने हैं उनको फिल करना और मिलिटेंट्स को कैप्चर करना और एलिमिनेट करना। तो मैंने वहाँ पे आई टुक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन और मैं जब अंदर घुसा अपने ट्रुप्स के साथ में, मैं लीड कर रहा था, तो मेरा एक मिलिटेंट के साथ 1-to-1 हो गया वहाँ पे। ओके 1-to-1 जिसको हम फौजी लैंग्वेज में बोलते हैं CQB, सीक्यू क्लोज क्लोज क्वार्टर बैटल। बैटल। तो मेरा क्वार्टर बैटल बैटल हो गया, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। उसके पास भी एक थी, मेरे पास भी एक थी। उसने भी मैगजीन मेरे पे खाली कर दी, मैंने भी मैगजीन उस पर खाली कर दी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये था कि मैंने बुलेट प्रूफ पटका वगैरह पहना हुआ था, उस बंदे ने नहीं पहना था। मेरे को भी गोली लगी, उसको भी गोली लगी, वो भी गिरा, मैं भी गिरा। मेरे को शरीर के अंदर 9 गोलियां लगी थी। और जैसा बताते हैं, मैंने तो बुलेट प्रूफ को नहीं देखा, लेकिन लोग बोलते हैं कि सर आपके बुलेट प्रूफ पे भी 15 गोली थी और पटके पे मेरे सर में भी और भी लगी थी गोली पटके पे। और जो मेरे वाइटल ऑर्गन्स थे, हार्ट, मेरे लंग्स और ये सब कुछ, ये मेरे बुलेट प्रूफ के कारण मेरे को बच गए। एंड फाइनली इमीडिएटली उसके बाद में मेरे को इवैक्यूएट करके, फर्स्ट मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ था वो बदामी बाग कैंप के अंदर हुआ था, बेस हॉस्पिटल में आर्मी के। फिर उसके बाद में मेरे को आर्मी एम्स ट्रोमा सेंटर दिल्ली के अंदर लेके आए एयर एम्बुलेंस से। एंड फाइनली ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक मैं 2 मंथ्स तक मैं यहाँ पे मेरा इंटेंसिव ट्रीटमेंट चला। एंड आफ्टर दैट आई वाज ओके। ओके तो क्या, मैं मतलब उस स्टेज में आ गया था, यस आई एम आउट ऑफ डेंजर नाउ। सो अल्टीमेटली उसके बाद में रिकवरी तो मेरी लगभग साल भर तक चली है, 1 ईयर। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आई कैन सी कि 9 ब्लड्स पूरा मतलब शरीर का सर। हाँ, आई लॉस्ट माई आई इन दैट। आई एंड मुझे हैंड मूवमेंट्स हाँ, भी। हैंड मूवमेंट्स भी मेरे रिस्ट्रिक्टेड हैं कुछ, बट फैक्ट इज दैट कि somehow आई एम इन वन पीस। नहीं सर, इज़ ग्रेट एंड इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी सर यू कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग सर। मैं सर एक बात पूछना चाहूँ, बिकॉज आई बीन पार्ट ऑफ मैनी एनकाउंटर्स ऑल्सो, बट जैसे आपको गोली लगी सर, तो व्हाट वाज रनिंग इन योर माइंड, क्या चल रहा था इस टाइम दिमाग में? उस टाइम पे इतना हीट ऑफ द मोमेंट होता है सर राज, उस टाइम पे आपका दिमाग तो आपका खून खोल रहा होता है। तो पता नहीं चल रहा होता है। नहीं, आपको इवन गोली भी लगती है ना, यस आपको लगता है गोली लगी है, आपको पेन भी होता है, सब कुछ होता है, आपको लगता है गरम गरम आपकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, लेकिन आपकी इंटेंस आपकी सिचुएशन इतनी इंटेंस होती है तो उस टाइम पे यही होता है कि साला हरामजादा बच के भागना नहीं चाहिए। बस दैट इज द थिंग, क्योंकि उस टाइम में आपके टाइम आप मिशन पे होते हो। आप जब मिशन पे हो आपको मालूम है कि इसको मेरे को न्यूट्रलाइज करना है या इसको मेरे को पकड़ना है, लेकिन सिचुएशन वहाँ पकड़ने वाली नहीं थी, वहाँ पे 1-to-1 CQB चल रहा था हमारा। तो उसमें से हम दोनों ही गिरे, लेकिन मैं उठ के दोबारा खड़ा हो गया, वो शायद वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल सर, दैट इज मतलब दैट इज टोटली आई विल से कि
ब्रेव एंड क्वाइट अ गैलेंट एक्ट। और इसी उसके लिए आपको शायद कीर्ति चक्र भी मिला है सर Yes, आपको। I have been awarded with the Kirti Chakra by President of India. सर लवली Yeah. सर। एंड इसमें सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि रिगार्डिंग अ माइंडसेट सर, बिकॉज कीर्ति चक्र ऐसा नहीं कि लोगों को मिला नहीं, पहले भी मिला है। पर जो मैंने देखी है लिस्ट, तो उसमें कीर्ति चक्र जो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट है पोस्टमसली मिला है सर। तो आप मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जिनको कीर्ति चक्र जो है वो अलाइव है। Hmm. तो यू आर वन ऑफ देम सर। और वो भी ऐसे ही जिनको बुलेट इंजरी एक नहीं, मल्टीपल बुलेट इंजरीज हुई हैं। सो व्हाट वाज योर माइंडसेट जब आप रिकवर कर रहे थे उसमें, मतलब व्हाट मेड यू टू गो, नहीं यार मुझे लड़ना है करना है किस टाइप से? पहली बात तो यू लव योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी नौकरी से प्यार करते हैं, मेरे परिवार जो स्ट्रेंथ मेरे को, जो सपोर्ट मेरे को मेरे परिवार की तरफ से था, वो सब कुछ था, तो वो आपको जीने की जो लालसा होती है ना, वो आपको कहीं भी किसी भी सिचुएशन से लेके आपको लड़ाती है, वो अंदर ही अंदर। आप दिमाग, आपका एक एक बॉडी, एक एक पार्ट आपका लड़ता है, आपकी रिकवरी उस हिसाब से रिकवर होती है। एंड ये मेरा पैशन था जॉब, और मेरे में एप्टीट्यूड था, सब कुछ था, मेरे को चोट भी लगी। लेकिन आई टेल यू राज, मैंने कभी चोट लगने के बाद में भी मेरे को ऐसा नहीं लगा यार मेरा अंग भंग हो गया है, आई शुड बी सेटअप। मेरे को, मैंने अलविल भी, आप यदि डिप्रेशन का डीवी बोलोगे तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया बस जोश अभी भी हाई। ना, जोश तो कभी कमी नहीं हुआ। हमेशा आए और फिर ही आई में रहा है। ग्रेट सर, गुड टू हियर दैट। सर कोई ऐसा कोई लो मोमेंट जब आप रिकवरी फेज में थे या इसके बाद, मतलब एक कोई? टाइम हुआ था मेरा रिकवरी फेज में, मेरा बहुत लो मोमेंट था। आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं 40 डेज तक यस सर। मैं अनकॉन्शियस स्टेट में था। और जब मेरे को होश आया तो मेरे पूरे बॉडी पे अलग अलग, मेरे दोनों हैंड्स मेरे फ्रैक्चर थे, मैं आई लॉस कर चुका था, पेट में मेरे गोली लगी थी, यहाँ पे मेरे वो लगा हुआ था। तो जब मेरे आंख में पट्टी बंधी हुई थी तो मैंने नॉर्मली पूछा अपने, मेरी वाइफ से, मेरे फ्रेंड्स वगैरह वहाँ कि मेरे को क्या है, आंख में क्या हुआ। तो दे सेड कि कुछ नहीं है, छोटी मोटी चोट है, अभी ख़त्म हो जाएगी। मैं ठीक है, और ये पट्टी हमेशा बंदी रहती थी, ऐसा नहीं था कि आप इसको निकाल के देख लो कि क्या है। और दूसरी बात ये थी कि ये मैं इतना ज़्यादा फ्रेजाइल था उस टाइम पे, मैं बाथरूम में तो नहीं कर, मैं बाथरूम वगैरह के, मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं बेड पे बैठा बैठा बाथरूम यूज़, मेरे को यूरिनल में जाके यूज़ करने की परमिशन थी। लेकिन ये था कि यदि मैं यूरिनल में जाऊंगा धीरे धीरे, सपोर्ट के साथ जाता था, तो दरवाज़ा बंद नहीं करना है, दरवाज़ा खोल के रखना है। गलती से आप उसमें लैच कर लिया और आप गिर गए तो खुल नहीं पाएगा। तो फिर आपको कौन निकालेगा कैसे। राइट राइट। तो काफ़ी दिन तक तो मैं ऐसे ही चला, एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरी आंख में कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। लेकिन वन डे आई ओवरहर्ड सम पीपल, फैमिली वाज टॉकिंग कि अबाउट आईज विच वाज समथिंग, मेरे को लगा कि समथिंग इज नॉट गुड विथ माय आई। और वो मेरे को कभी अकेला छोड़ते नहीं थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आईसीयू में था, वार्ड में था, और मेरे आसपास कोई भी नहीं था। टुक द अपॉर्चुनिटी, मैं धीरे से चुपचाप उठा, बाथरूम में गया, अंदर लैच किया, मैंने ये पट्टी थी, किसी तरह इसको मैंने निकाला, और मैंने देखा अंदर आँख में मेरा कुछ भी नहीं है, आई बॉल वगैरह कुछ भी नहीं है, जिस पूरा गड्ढा है। एम्प्टी सॉकेट। तो मैंने वापस लगाया है। लेकिन उस टाइम पे मेरे को ऐसा था कि आई रिप्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, फुल आई रिप्लेसमेंट वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। केवल अभी एक ऑपरेशन हुआ है कुछ दिन पहले यूएसए के अंदर जिसमें हुआ है, अदरवाइज नहीं होता है। रेटिना रिप्लेसमेंट हो जाता है, फुल आई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो मैं बाहर गया, थोड़ी देर में मेरी फैमिली वाली वो भी आ गए, मेरे दोस्त भी आ गए। तो मैंने उनको बुला कि सिट डाउन, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मुझे बताओ मेरी आँख के साथ क्या हुआ है। और मैं बोल दूँ मैंने तुम्हें बोला है, झूठ नहीं बोलना है, मेरे को सच सच बोलना है, मैंने मालूम पड़ गया है मेरी आँख के साथ क्या हुआ है, मैं तुमसे तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो वो हेजिटेट किए बोलने को, लेकिन मैं डिटरमाइंड था, मैं जानने में सच क्या है। तो उन्होंने बताया कि चेतन, यू लॉस्ट योर आई,
और तुमने अपना तुम्हारा ऑप्टिकल नाव वगैरह सब टूट चुका है, फुल आई रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, यू हैव ओनली वन आई। दैट वाज द पीरियड, क्योंकि ये मेरी वो थी, मास्टर आई थी, यदि मैं गन चलाता था तो इससे निशाना लेता था, राइट राइट राइट। तो वो इसलिए था। So that was the only time in my recovery period when I was low. But I recovered. That is not, that was That was temporary. a phase. That was a phase, temporary phase, temporary phase. Right. Sir, as far as I know, you were nominated for that Ashoka Chakra, but somehow it got downgraded to Kirti Chakra. So what is the story behind it? Or No, I don't know. That is behind the counter. That is a part of the defense ministry. I don't know anything about that. मेरे को यस ये कहानी सच है कि मेरा नाम यहाँ से रिकमेंड करके भेजा गया था अशोका चक्र के लिए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कंसिडर करके मुझे कीर्ति में के लेके आए। बट आई एम हैप्पी फॉर दैट। दैट इज द रिकॉग्निशन आई गॉट, नंबर 2 हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल अवार्ड इन द पीस टाइम। आई एम हैप्पी विद दैट। चलिए सर, ग्रेट, एटलीस्ट रिकॉग्निशन है, चाहे। यस, रिकॉग्निशन फॉर अ सोल्जर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, व्हाट्स मोटिवेट यू टू कीप ऑन गोइंग आफ्टर this much of loss and you've seen so much of action? That is in DNA. That isn't in my DNA. मैं ये बोलूँगा, फौज में देखो यार, एक पतला दुबला सा आदमी है, 1.5 पसली का। सर आज की जो वॉरफेयर है, वॉरफेयर में आपको बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती सोल्जर के लिए। सोल्जर्स के बाद में जिस प्रकार के इक्विपमेंट होती हैं, जो गन्स होती हैं, सब कुछ होती है, उसको वहाँ पे कौन सी उसको कुश्ती लड़नी है, राइट राइट। कौन सी तलवारें चलानी है। लेकिन जिस टाइप का वॉरफेयर आज के आदमी का जो जज्बा होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो उसको सक्सेसफुल सोल्जर बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमारे अंदर वो चीज़ थी, ऐसा मुझे लगता है। मेरी मिट्टी के अंदर थी, मेरे पानी में थी, मेरे डीएनए में थी, किसी को भी ले लो आप। यस, आज तक है। एंड आई लव माई जॉब, आई लव माई कंट्री। और मैं किसी भी जहाँ पे भी मेरे को मौका मिला है, मैं आगे की, वो बोलते हैं ना कि सोल्जर जब में कहाँ हादसा होता है ना, तो पब्लिक उस इंसिडेंट प्लेस से दूर भागती है। हम वो लोग हैं जो इंसिडेंट प्लेस के ऊपर भागते हैं। सो वी आर, दैट्स अ डिफरेंस। राइट राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। और सर, मैंने वो वीडियो देखा जब आप प्रेसिडेंट से मेडल ले रहे थे, और आई होप कि बहुत लोगों ने भी देखा होगा वो। सो हाउ वाज द फीलिंग सर? आपको कैसा लग रहा था? और इवन मतलब मैम को कैसा लगा? शायद मैम भी थी उसमें। मेरी मैम भी थी, मेरे फादर इन लॉ भी थे उसके अंदर, ओके। और मेरा बेटा भी था। एंड वी वर ऑल प्राउड फैमिली। और डेफिनेटली जब वहाँ पे मेडल लिया था, दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। प्रेसिडेंट कोविंद थे उस टाइम पे। सर मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि ज़िंदगी के मेरे कुछ क्षण ऐसे थे जो शायद आप बोलोगे कि यदि आप मेरे से पूछोगे कि दैट मेमोरेबल मोमेंट है, दैट वाज वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स। महात्मा वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी थे, कोविंद साहब भी थे, मोदी साहब ने मेरे से बातचीत भी करी, मेरी रिकवरी बारे में मेरे से पूछा। ओके, ग्रेट। एंड डेफिनेटली दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। सो आई कैन से कि ये एक मोमेंट ऐसा है जिसको आप दोबारा चेरिश करना चाहोगे। यस, मैं चेरिश करना क्या, मैं चेरिश कर चुका हूँ और वो मेरी यादों में है अभी तक। Lovely, so lovely. हम्म। Sir, so what is one of the toughest lesson that battle has taught you? बैटल्स के कोई ये चीज मेरे को समझ में ऐसे नहीं है कि ये दिस आप लोग इस बैटल की बात कर रहे नहीं, मैं इन हैं। जनरल। नहीं 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 राज, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बैटल जो मेरी अभी बांदीपुरा में हुई है, सर इससे पहले मैं कई छोटे छोटे बैटल कई बार लड़ चुका हूँ। हर बैटल्स के कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता है। बिल्कुल आप सिचुएशन में, कमांडर वो होता है सिचुएशन में किस तरीके से मनूवर करके सिचुएशन को कंट्रोल में करता है। बिल्कुल। कई बार चीज़ें, थिंग्स विल गो टोटली साउथ ऑन यू, जब आपको लगता है कि सिचुएशन खराब हो रही है, और जब उन सिचुएशन को पलटी मार कमांडर ऐसे डिसीजंस लेता है, सिचुएशन को बदलता है, वो एक्चुअली कमांडर होता है। और मेरे को यही लेसन एक बार मिला है, एवरी ऑपरेशन इन मिलिट्री ऑपरेशन इज़ अ डिफरेंट ऑपरेशन। कभी एक माइंडसेट के साथ जाना नहीं चाहिए, बस ये चीज़ सोचनी चाहिए, आप क्विक डिसीजन लो, सही डिसीजन लो और एक्शन लो। यदि आपने अपने कदमों को रोका, उन सबको रोकेगा, तो यू विल लूज दोज मोमेंट्स। बिल्कुल। तो सर, हाउ डू यू डिफाइन करेज इन योर टर्म्स? करेज करेज की मैं आपको पहले एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, तो यहीं इस घर के अंदर इसी जगह पे, यहाँ पे मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह लेने आते थे लोग।
तो तो मेरे को एक एंकर ने पूछा, सर वो कितनी ब्रेव होंगे आप, वो घड़ी जिस टाइम पे आपको आपको गोली लग रही थी और आप वहाँ पे फायर बैक कर रहे थे। मैंने उसको ये बोला कि नो, दैट वाज नॉट अ मोमेंट। जब मेरे को मालूम पड़ा, मैं ऑपरेशन में घुसा नहीं था उससे पहले, कि यहाँ पे फौजी मर चुके हैं, कुछ इंजर्ड हैं, और इनका इवैक्यूएशन करना है और ऑपरेशन को कंटिन्यू करना है। और मैं जानता था मेरे को यदि घुसना पड़ा वहाँ पे तो हो सकता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि वहाँ सिचुएशन ऐसी थी, टेरेन इस टाइप का था कि मैं जानता था कि शायद मैं अंदर गया तो वापस नहीं आऊँगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने सिचुएशन के अंदर मैंने बोला कि मैं घुसूंगा। दैट वाज अ मोमेंट ऑफ करेज। और वो करेज का जो मोमेंट है वो मेरे को लगता है कि मेरी अपब्रिंगिंग और मेरी ट्रेनिंग से आता है। जो हमारे को ट्रेनिंग मिलती है, जिस प्रकार से जो हमारी अपब्रिंगिंग हमारी सोशली होती है, उससे हमारे को करेज आती है। दैट इज बेसिकली माई से। देर इज नॉट समथिंग, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। राइट सर। इट्स अ मतलब से इज अ गुड मिक्सचर ऑफ इट्स अ एवरीथिंग। मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। राइट। यस, यस, यस। ओके सर। सर, एनी वन क्वालिटी दैट मेक्स अ सोल्जर एक्सेप्शनल अकॉर्डिंग टू यू? अफसर के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ, एक तो डिसिप्लिन, दूसरा क्विक डिसीजन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इसकी बड़ी क्विक होनी चाहिए। तीसरी चीज, ही शुड बी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग ऑल द टाइम। प्रिपरेशन आपकी आपके खुद के साथ होती है, आप हाउ फिट यू आर, आप जिस कैंप में रह रहे हो वो क्या डिफेंस उसका कैसा है, राइट। क्या आपके पास में वहाँ पे जो सिचुएशंस हो रही हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर्ली असला बारूद आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, आपके जवानों का मोरल करेज वगैरह किस प्रकार का है, ट्रेनिंग किस प्रकार की है, वो सारी 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 ये सारी की सारी चीज़ों को यदि जो देखता है और उसके अंदर फर्दर स्टेप्स लेता है, तो वो, आई थिंक ही इज़ अ गुड सोल्जर, गुड ऑफिसर। ओके। ओके सर, तो आपके अकॉर्डिंग पैट्रियटिज्म या देशभक्ति की क्या डेफिनेशन, मतलब क्या है आपके लिए, क्या मायने हैं? कमियां हर चीज़ के अंदर होती है। यदि मैं आप हिंदुस्तान की बात करूं तो भी हम, यदि आप, हम विकासशील देश हैं, हम विकसित देश नहीं है। यस। हमारी अपनी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, हमारे कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। उन हमारी कमजोरियों को जानते हुए भी हम उस देश के अंदर यदि लगातार उसके डेवलपमेंट, उसके विकसित होने के लिए हम प्रयास करते रहें, वो कोई भी हो सकता है, वो सोल्जर की बात नहीं है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक सफाई कर्मचारी हो सकता है, एक पोस्ट गार्ड होता है, कोई भी अपने अपने फील्ड के अंदर यदि कोई अपना बेस्ट दे और देश को विकसित होने के अंदर मदद करे, वो सारी की सारी देशभक्ति है। और जो ऐसा आदमी जो भी कहीं भी खड़ा होकर अपने देश की जड़ें काटे, भले वो कोई भी हो, किसी का भी बेटा हो, कुछ भी हो, बिल्कुल सर। बेसिकली वो भले मुंह से नहीं बोलता लेकिन अपने एक्शंस में दिखा देता है कि ही इज नॉट अ, ही इज समथिंग डिफरेंट, ही इज डिफरेंट। नॉट अ पेट्रोइट। पेट्रोइट। राइट। चलिए सर, मैं आई कम बैक टू सीआरपीएफ अगेन। तो ऐसी कोई मिसकंसेप्शन जो सीआरपीएफ के बारे में आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, जो लोगों को नहीं पता है? सीआरपीएफ के बारे में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुतों को बहुत नहीं मालूम है। क्योंकि लोग हमारे को कई बार आर्मी के साथ मिक्सअप कर देते हैं, कि कई बार हमारे को बिल्कुल। सिविल पुलिस के साथ में मिक्सअप कर देते हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, वी आर हाइब्रिड, वी हैव अ कैरेक्टर ऑफ आर्मी ऑल्सो, वी हैव अ कैरेक्टर ऑफ द पुलिस पुलिस ऑल्सो। ऑल्सो। एंड जहाँ भी किसी भी जगह देश के अंदर वी आर डीलिंग विद, हम देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी से डील कर रहे हैं, उसमें आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, नक्सलवाद हो, बाढ़ आपदा का क्षेत्र हो, भूकंप आया हो कहीं, ये दंगे हों। कहीं लॉ एंड ऑर्डर हो, दंगे हों, सिक्योरिटी की इश्यूज हों, ये सारे के सारे पैरामीटर्स पर सीआरपीएफ हमेशा तैनात है और एक्सेलेंसी के साथ में काम करती है। तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। ये सब जीवों को हम जब कंफ्यूज होते हैं तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि हमारे को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और मैं कहीं भी जाता हूँ, यदि मेरे को बात करने का मौका मिलता है लोगों से, तो मैं इन चीज़ को क्लेरिफाई करता हूँ, प्लीज़ आइडेंटिफाई सीआरपीएफ, वी आर दी वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस ऑफ इंडिया। सो सर, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट वाज द मोस्ट रिवार्डिंग थिंग यू गॉट इन सीआरपीएफ? सपोर्ट ऑफ माई कलीग्स, सपोर्ट फ्रॉम माई जॉनी
नीचे से ऊपर तक जो मैं जिस तरीके से डीजी से लेके जवान तक जिस तरीके से मेरे को मेरे डाउन टाइम के अंदर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और जिस प्रकार से मेरे को मेरी रिकवरी के अंदर मदद करी अलग अलग टाइम में एंड डेफिनेटली एक्सेप्शनल दैट बॉन्डिंग दैट ब्रदरहुड इज वो बोलते हैं ना बैंड ऑफ ब्रदर्स सर वी आर लाइक दैट चलो गुड मतलब ये कि एक अच्छी कमरेडरी देखने को मिली। यस 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 जिस प्रकार पूरी फोर्स मेरे जब रिकवरी पीरियड के अंदर मेरे साथ में खड़ी थी तो वो देख के आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं कई बार यस इट इज लाइक दैट उसको बोलते हैं ना पे बैक टाइम बिल्कुल सर बिल्कुल। बट सर वही है कि मतलब मुझे तो ये लगता है कि फोर्सेस आर लाइक अ फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली टाइप से है। यस इज जो मेरे साथ में बड़ी चलता है भाई मे बी ए कांस्टेबल समथिंग बिल्कुल बट ही इज अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर बिल्कुल बिल्कुल ही सर इज लाइक दैट बिल्कुल बिल्कुल सर डू एग्री दैट सर। तो सर एज यू टोल्ड लॉट अबाउट सीआरपीएफ की क्या क्या मल्टी डायमेंशनल रोल है उसका, तो आप एज अ फ्यूचर क्या देखते हो सीआरपीएफ का? सीआरपीएफ का फ्यूचर अभी पिछले कुछ साल के अंदर उनका जो सीआरपीएफ का रोल है काफ़ी का सीआरपीएफ को बहुत जिम्मेदार सीआरपीएफ बहुत जिम्मेदार फोर्स है और जिस प्रकार से उनको जिम्मेदारी दी जा रही है जिस प्रकार से हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और सॉल्यूशंस दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो उससे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारा जो रोल है वो और मल्टी डायमेंशनल बनने वाला है और उसी प्रकार से हमारे को फ्यूचर रेडी भी रहना पड़ेगा एंड सीआरपीएफ ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को बहुत बदलाव किया है एंड वो चीज़ हमने देखी है 98 जब मैंने सीआरपीएफ को ज्वाइन करी थी आज 2024 हो गया तब से आप में रात दिन का अंतर है सीआरपीएफ की सोच के अंदर एंड दैट इज़ फॉर द बेटर टुमारो राइट सर। ओके सर, अब थोड़ा फन वाले पार्ट पे आते हैं। सीरियस बातें काफी हो गई सर। ओके तो सर एक ऐसी कोई मेमोरी जो बैटल वाले तो आपने बहुत एक्सपीरियंस बता दी सर, एक कोई पीस टाइम वाली मेमोरी हो जो ऑन ड्यूटी पीस टाइम वाली कोई ऐसी मेमोरी? पीस टाइम वाली हम्म, यार हमारा पीस टाइम में भी हम जंग ही लड़ते हैं एक तरह से यदि इस तरीके से बोलोगे तो मेरे को सोचना पड़ेगा इसके अंदर कि हम्म, इतना कह सकता हूँ कि जब मैं 2010 एजिटेशन में देखा था कश्मीर के अंदर सर तो इन जनरल परसेप्शन ये होता है कि कश्मीर के बारे में कि वहाँ भी सोच के रखते हैं वहाँ के लोगों की सोच बिल्कुल ही अलगाववादी है लेकिन मैंने वहाँ पे वाइब्स देखी हैं बहुत ज़्यादा भी कुछ लोग वहाँ पे मजबूरन आपको जैसे जो सोसाइटी के अंदर जो सोच चलती है कि भाई हम कुछ नहीं हमने ऐसा नहीं चाहते पर ये करवा रहे हैं। लेकिन हमारे को इस माहौल के अंदर ऐसा करना पड़ता है ये हमारी मजबूरी है वो चीज़ हमने वहाँ पे देखी पीस टाइम में जब लोग हमारे से अलग अलग इन ग्रुप में नहीं अब इंडिविजुअल कई बार हमारी मीटिंग्स वगैरह होती थी जब उनसे हम बातें बातें करते थे तब लगता था तो उस टाइम पे भी कई बार हमको लगता था कि ऐसा में हमको अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता था कई बार ऐसा ना हो कि शायद हमारे गलती से हमारे से जाती ना हो जाए हम अपने इन आप अपने आवेश में आगे कभी हम ऐसी हरकत ना बेस कर सकें किसी से इनोसेंट आदमी के साथ में कोई जाती हो जाए सो डेफिनेटली जो वो सीख थी वहाँ पे जो हम क्लोजली सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो हमारे को वो चीज़ दिखाई देती है ओके एंड डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी द आर्टिकल 370 हैज़ बीन रिमूव्ड एंड नाउ इंडिया कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया इट हैज़ नो स्पेशल स्टेटस चलो सर। कि वो एक्चुअली स्पेशल स्टेटस नहीं था वो एक तरह से ये था कि वो हमारे को डिवाइड कर रहा था वो स्पेशल स्टेटस हम ठीक है, आप एक तरह से कि आप पॉलिटिकल कन्वीनियंस कह सकते हैं सब उसको। कुछ भी बोल सकते हैं एक Yes, बार कोई गलत रिलेशन लिया गया था उसको हम कंटिन्यू किए जा रहे थे इतने साल से जबरदस्ती जबरदस्ती वो गलत था कोई ऐसा लीडरशिप का लेसन जो आपको फोर्सेस से सीखने को मिला, कोई यूनिक कुछ हो जो हो सकता है जो आपका जो आप बता रहे थे कि अगर आप फोर्सेस में ना आते हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हो वहाँ ना मिलता जो फोर्सेस ने आपको सिखाया। फौज जो है ना जॉब नहीं है ये एक अपने आप में एक जिंदगी है एक यदि आपको पैसा कमाना है प्लीज फौज में मत आना इट इज नॉट फॉर यू ये आपको एक जिंदगी जीनी है 360 डिग्री जिसमें एडवेंचर भी हो एक्शन भी हो कंपैशन भी हो सब कुछ हो
सो प्लीज कम टू द फोर्स, देयर इज नथिंग, देयर इज दिस जॉब इज अनमैचेबल। इसके अंदर आपको, जब आप डिफिकल्ट जगह जाते हो तो आपको वहाँ पे, आप यू आर नॉट गोइंग देयर एज अ टूरिस्ट, बिल्कुल, आप वहाँ पे न कहीं आपको कहीं पेन भी नजर आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल सब सर। कुछ नजर आएगा, उसके अंदर आप सेल थ्रू करते हो तो डेफिनेटली, बट इट्स अ ग्रेट जॉब। अगर सर आपको किसी एक हिस्टोरिकल फिगर के साथ डिनर या लंच करने का मौका मतलब मिले, तो आप किस साथ करना चाहोगे सर? सेम मानिक शाह, क्यों सर? ही वाज नॉट ह्यूमन, ही वाज गॉड। उस बंदे ने 1971 वॉर के अंदर जो इंडिया को विक्ट्री दिलाई है, वर्ल्ड का आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर था। 93,000, मोर देन 93,000 ऑफ द पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट, and he has single-handedly created the Bangladesh. So he was unmatchable. The kind of spirit he had, वो उसका बंदे का, हम उनके पास बैठ के जो लीडरशिप की क्वालिटी ले सकते हैं, हम उनके सामने बहुत छोटे हैं। यदि उनसे उनकी सोच की दो बूंदें हमारे को मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल सर, सही बात है। तो सर कुछ आपके पर्सनल चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा। आर यू अ टी और अ कॉफ़ी मैन? हम वैसे तो मैं टी कॉफी दोनों पीता है, लेकिन मोर आई कैन से आई एम अ कॉफी मैन। ओके, माउंटेन और बीचेस? बीचेस, फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर वेकेशन? गोवा। ग्रेट। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग ओके, ओके। वन गैजेट यू कांट लिव विदाउट? मोबाइल। मोबाइल सर, ओके। डॉग और कैट? डॉग, ऑलवेज। ऑलवेज, ओके। ऑलरेडी हैव अ डॉग। ये मेरा डॉग मेरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। रॉटवीलर? रॉटवेलर। नाइस। फेवरेट स्पोर्ट और फिटनेस एक्टिविटी? मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी स्क्वॉश, आई प्ले स्क्वॉश। ओके सर, और फॉर फिटनेस के लिए मैं रनिंग भी करता था। अभी तो मैं चोट लगने के बाद में तो बहुत ही कम हो गया है, लेकिन आई यूज्ड टू डू फॉर दैट। ओके। लास्ट बुक यू हैव रेड? आई एम रीडिंग। यू रेड? कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। ओके, दैट टाइनी टाइनी। डिलन, टाइनी डिलन के लिए। अच्छा, 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 केजीएस ढिल्लों सर। हाँ। ओके, नाइस, नाइस। वन थिंग यू मिस अबाउट सिविलियन लाइफ? सिविलियन लाइफ, आई मिस माई फ्रेंड्स, आई मिस माई फ्रेंड्स, कॉलेज और स्कूल? बिकॉज या हमारा ग्रुप था वहाँ, है अभी, एक्चुअली था सर नहीं है। है, ओके। और हमारी इस जॉब के अंदर हम परिवार से और उन लोगों से इतना दूर होते हैं, साल में जब छुट्टी जाते हैं तो 2 या 3 बार मिलने के लिए होता है, तभी होता है। तो कई बार हम उनके बच्चों की शादी होती है, उनके इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको भी ज्वाइन नहीं कर पाते। यस, आई मिस दोस थिंग्स। ओके, कोई ऐसी मूवी जो आप कभी भी देखना चाहोगे या बार बार देख सकते हो? मूवी, मूवी सर। आई लाइक गॉडमदर। गॉडफादर? यस। अरे ग्रेट सर, ग्रेट चॉइस। कोई ऐसी हैबिट जो आपने फोर्सेस में आके पकड़ी है? हैबिट फोर्सेस में आके पकड़ी है, काफी कुछ तो मैं साथ ही लेके आया था अपने फौज के अंदर। टीम वर्क। टीम वर्क? यस। ओके, ओके। सर अब मैं इसी में पूछता हूँ कि कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है बट बिकॉज ऑफ डेकोरम और डिसिप्लिन ऑफ फोर्स की वजह से आपको करनी पड़ती है? हमारे को यहाँ पे अनबाइस्ड रहना पड़ता है, अनबाइस्ड। यदि मेरी कहीं पर्सनल सोच भी ऐसी कहीं है छोटी मोटी, किसी उस कम्युनिटी के बारे में या किसी उसके लिए सेक्शन ऑफ पीपल के बारे में, वो मैं यहाँ चाह के भी उजागर नहीं कर बट सकता। दिस इज अ गुड थिंग, राइट सर? दिस इज अ वेरी गुड थिंग। नहीं, बट मैं ऐसी चीज चाह रहा हूँ जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको मतलब होता है ना, मन मार के करना पड़ रहा है। अच्छा, पसंद नहीं नहीं, है हाँ, जो मेरे को करना पड़ रहा हाँ, है। हाँ, मे बी बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन ऑफ द फोर्स और डेकोरम ऑफ द फोर्स। इफ यू आर बैड बॉस। वो मेरे को बहुत मिले हैं। और उनको झेलना पड़ता है, मजबूरी है आपकी, क्या करे यार। नहीं, 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 ठीक है सर। सर, इफ यू कुड हैव अ सुपर पावर तो क्या सुपर पावर मतलब आप चाहोगे लेना? कोई एक। आई थिंक आई वांट टू बी अ सुपरमैन। सुपरमैन? यस। कलेशी काट दिया आपने। सारी मिल जाएगी मेरे को। Nice. I will be impenetrable. I can fly. I can, yeah. I love that character. ग्रेट सर। चलिए सर, सर लेट्स से कि आपकी लाइफ के ऊपर मूवी बने, तो आप बन किस रही है।
बन रही है। अच्छा, तो कौन आप किसको चाहते हो एक्टर प्ले करे आपके आपका रोल प्ले? अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, मैंने मूवी साइन कर दी ऑलरेडी। अरे ग्रेट सर। सो गाइस, दिस इज अ डिस्क्लेमर, सर की लाइफ पर मूवी आ रही है। एक्चुअली वो डिले हो गई थी कोविड के चलते। ओके मैंने सर। साइन कर दी थी और मैं सर्विंग सोल्जर हूँ, तो मेरे सर्विंग के लिए आप मेरे को क्लियरेंस वगैरह। मतलब मिनिस्ट्री वगैरह के क्लियरेंस होने, तो वो थोड़े डिले भी हुए थे, लेकिन अभी क्लियरेंस हो गया है। ओके सर। अभी कुछ अंडरस्टैंडिंग और होनी है मेरे को प्रोडक्शन उससे हाउसेस से। अदरवाइज अभी हीरो वगैरह सेलेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन आई आप थिंक किसको चाहते हो सर? एज पर दी, बिकॉज मेरा सही नहीं है उसके अंदर। नहीं मैं। नहीं हाँ नहीं, सर। मैं बता रहा हूँ मेरा सही नहीं है, लेकिन जब मेरी प्रोड्यूसर से बात हुई है, दे आर थिंकिंग अजय देवगन, ओके। रणवीर सिंह, ओके। ऋतिक रोशन इज ऑल्सो इन देयर, इन दैट लाइन। लेकिन मोर लेसली मेरे को लग रहा है कि ये क्या नाम है उसका, सिंघम, क्या बोलते हैं उसको? अजय देवगन। अजय देवगन विल बी मोस्ट लाइकली, ही माइट बी साइड। बट आप, मैं इनको आप हटा दें, आप क्या चाहते हैं कि आपका रोल कौन प्ले करना चाहिए? यदि देखा जाए तो अजय देवगन इज अ गुड एक्टर, गुड। इज अ गुड एक्टर। ओके ओके, चलिए सर। मैं आई एम नॉट अ चॉकलेटी गाय। आई डोंट वांट एनी चॉकलेटी गाय फॉर माय सेल्फ, मेरा कैरेक्टर वैसा ही होना चाहिए, रगड़। हाँ। सही है सर। तो सर रैपिड फायर कर लेते हैं सर। स्पीड और स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजी, इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, सोलो मिशन और टीम ऑपरेशन, टीम ऑपरेशन, मेडल ऑफ ऑनर और लाइफ लॉन्ग पीस, मेडल ऑफ ऑनर, ट्रेडिशन ऑफ फोर्स यू चेरिश, टीम वर्क, फैमिली और रिलेशनशिप्स, फैमिली, हु इज योर बिगेस्ट cheer leader, मानेकशॉ, a tradition or value you have carried from your family, केयर। a best advice you have ever received from your senior. जिंदगी छोटी छोटी खुशियों का बहुत बड़ा वो है, शैंडिलियर है। Okay. ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ी खुशी ढूंढो, आप छोटी 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 रोज रोज अपनी छोटी छोटी खुशी की जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशी बहुत निकलेगी। Okay, great sir. Your motto for life. लिव लाइफ किंग साइज। Great sir. Sir, any message for youth? जस्ट लिव लाइक अ किंग और लव योर कंट्री। चलिए sir. Thank you very much sir. Thank Okay. you for giving us so much time sir. थैंक यू। It's been an honor and privilege for especially for me कि मैं आपसे दूसरी बार मिल रहा हूँ और अब ऐसी शख्सियत से मिल रहा हूँ कि एक होता है 56 इंच, मेरा 58 इंच करीब पहुंच गया। So Okay. thank you sir. Thank you very much sir. Thank you sir. Thank you.